हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबको सीटेट में मैथ से के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं जो सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हैं ये सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? तो देखना है दोस्तों कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग 7 होता है। योगफल कितना होता है? 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? तो दोस्तों 4 पासे दिए गए हैं और इनमें से देखना है कि कौन से पासे का सही होगा कि पासा बनाने पर उसका विपरीत 6 का विपरीत 1 आएगा और वो पासा 7 का बनेगा जाके। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले भी नहीं होगा। पहले वाले का अगर हम इसको डिब्बे के मॉडल बनाएंगे तो यहाँ नीचे वाली सतह पे 3 है और इसके ऊपर वाली सतह पे क्या हो जाएगा जाके 6 हो जाएगा। तो इसमें 7 आएगा नहीं दोस्तों। और इसके दूसरे ऑप्शन में इसके निचले सतह पे 1 है और इसके ऊपर वाले सतह पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। इसको डिब्बे के आकार बनाना है तो ये निचला सतह हो गया। इसके बाद इसको खड़ा कर दिया जाएगा, इसको और इसको, फिर इसको और फिर ये इसका ऊपरी सतह हो जाएगा 6। तो ये 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि सॉल्यूशन भी कैसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो दोस्तों क्या शामिल है? इसका राइट आंसर देखना है। तो इसका पहला ऑप्शन है अनुमान लगाना, दूसरा है व्यापक और तीसरा है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो दोस्तों और चौथा ऑप्शन है इसका क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो दोस्तों गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो किस पे शामिल है दोस्तों? क्रियाकलाप आधारित उपागम पर शामिल है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो दोस्तों यहाँ हमको क्रम से लगाना है। तो देख लेते हैं कैसे इनको क्रम से लगाया जाएगा। तो इसका पहला दिया गया है ऑप्शन, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। दूसरा है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तीसरा है 2D आकारों को छांटना। और चौथा क्या है दोस्तों? विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? इसमें तो पहले तो हो जाएगा कि 2D आकारों को छांटना। पहले जितने भी 2D आकार के हैं उनको हम छांट के अलग कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे? 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। तो पहले सी हो गया, उसके बाद फिर ए हो गया। पहले ऑप्शन में पहले नंबर पे सी आया, फिर दूसरे पे ए हो जाएगा। इसका ये क्रम बन रहा है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों? क्या आएगा? फिर हो जाएगा विभिन्न 2D आकारों
की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। फिर उनका वर्णन किया जाएगा। तो इस हिसाब से सी ए डी 3 ऑप्शन क्रम में आ गए। अब चौथा हमारा बी बचा, तो बी हो जाएगा 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि वर्णन करना, सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो इस प्रकार से सी ए डी ए बी, तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये हमारे सी ए डी बी पहले ही ऑप्शन में मिल गया दोस्तों, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, विद सॉल्यूशन क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका पहला ऑप्शन है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। और तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना। और चौथा ऑप्शन है, इसका चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? प्रगति पत्रक को भरना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। बच्चों के समझ में सीटेड में दोस्तों बच्चे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जहाँ पर बच्चा है वहाँ वो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए बच्चे से जुड़ा जो भी है वही राइट आंसर है। इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि, तो दोस्तों इसमें देखना है कि पहला ऑप्शन है इसका राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। अगला है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। अगला ऑप्शन है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। अगला है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, विद सॉल्यूशन दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिएगा आप सॉल्यूशन भी इसका। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। तो दोस्तों इसका परिमाप बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समचतुर्भुजों के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं कैसे क्या किया गया है। बेस सॉल्यूशन सॉल्व कराने में दोस्तों समय बहुत लगेगा, और इसलिए हम बेस सॉल्यूशन नहीं आपको प्रैक्टिस सेट से दे रहे हैं वीडियो, इसलिए नहीं समझा रहे हैं। नहीं तो अगर बोर्ड पे होता तो उसको भी हम समझाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा को परिचित कराने के लिए शिक्षक ... से शुरुआत कर सकता है। तो दोस्तों से क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे
शुरुआत कर सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। दूसरा है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तीसरा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। चौथा है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले किस चीज़ को हाईलाइट करेंगे? पालन नहीं करता है। तो इसमें हम सबसे पहले नहीं शब्द को हाईलाइट कर लेते हैं, यहीं पर मिस्टेक होता है दोस्तों, पालन नहीं करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो दोस्तों हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब उसको हम पहले ही ऑप्शन में अपना राइट सूत्र बताना, इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर है और इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक कक्षा में एक शीट दी गई है दोस्तों और इसको हमको क्या करना है? पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। तो दोस्तों ये जो एक आकार दिया गया है इसमें हमको अपन 1/8 को निरूपित करना है और ये सारे चारों ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमको गलत ऑप्शन चयन करना है कि जो गलत है। इसमें देखना है कि चारों ऑप्शनों में 1/8 को निरूपित करने के लिए कहता है और किस ऑप्शन में 1/8 को निरूपित नहीं किया गया है देखना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 कॉलम ऊपर हैं 4 नीचे हैं, तो ये 1/8 को निरूपित करता है। और दूसरा है, दूसरे में इसको 2 भाग में बांट के 4 कॉलम इधर कर दिए गए 4 इधर, तो ये भी 1/8 को निरूपित करता है और जिसमें कि एक कॉलम ब्लैक किए गए हैं। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, तीसरे में इसमें भी पहले 2 भाग कर दिया गया है और जब 2 भाग कर दिए गए तो पहले भाग को 1/4 में बांट दिया गया और दूसरे भाग को 1/3 में बांट दिया गया, तो इसका कुल मिला के 1/7 हो गया है। और चौथे में है भी 2 भाग में बांट के और इसको भी 1/8 में कर दिया गया, तो सी ऑप्शन को हमारे 1/7 में बांटा गया है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा गलत होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 40,07,000
7,928 को पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों 4,07,928 को पढ़ा जाएगा। तो ये जो संख्या दी गई, सॉरी, ये 40,79,28 को क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा 4,07,928। तो इसको पढ़ा जाएगा 4,00,000। यही हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर है। और ऑप्शनों को हमें देखने की ज़रूरत नहीं, जब हमें पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर मिल गया है। अगला क्वेश्चन है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो दोस्तों ये क्रम दिया गया है, इसमें हमको क्रम से लगाना। पहला है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। चौथा है शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो इसको हम क्रम से लगाना है हमें। तो इसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। तो हम पहला तो हमारा ये हो गया। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जो तो इसका सेकंड वाला ये हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं, फिर उसके संबंधों को समझते हैं। तो तीसरा दोस्तों ये हो गया। और उसके बाद फिर तीसरा ये हो गया, नहीं सॉरी, ये तीसरा नहीं होगा, तीसरा तो ये हो जाएगा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा ये हो जाएगा। और चौथा हमारा चौथा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा चौथा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहले CBAD, CBAD, तो देख लेते हैं CBAD ये हमारे चौथे ऑप्शन में दिया गया है। और कोई ऑप्शन में सी स्टार्टिंग में है नहीं, तो डायरेक्ट हमको सी पहले मिल गया। तो इसी ऑप्शन को हम अपना राइट आंसर मान लेते हैं, यही राइट आंसर भी है। तो इसलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए। तो दोस्तों इस ऑपरेटर को निम्नलिखित रूपों में परिवर्तित किया गया है। और इसमें तो n ऑपरेटर 8 का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका हमें मान देखना है क्या होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम ऑप्शन में देख लेते हैं n 8n+28। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और इसका विद सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। वो बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। स्रोत गणित के जादू, सेकंड NCERT। NCERT की कक्षा सेकंड की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निदर्शन में क्या हो जाएगा, निदर्शन में समपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो क्या करती है, सहायता करती है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डॉट डॉट जरूरी है। तो दोस्तों क्या जरूरी होता है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें से संबंध बनाना। तो यही सबसे आवश्यक होता है दोस्तों, जरूरी होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो दोस्तों कितना अधिक है इसको तो दोस्तों यहाँ पे हमको देखना है कितना आम का भार है। 2 किलो कितना है? 2 किलो 600 ग्राम। तो यहाँ हो गया 2 किलो 600 ग्राम यानी 2600 ग्राम। ये हो गया 2600 ग्राम। और इसके बाद हमको सेब का भार 1 किलो 450 ग्राम देखना है। तो ये हो जाएगा 1450 ग्राम। ये हो गया। अब इसके बाद हमको इसमें जो अंतर है कितना अंतर आएगा? अगर हम 2600 से 1450 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पे क्या बचेगा? 0, यहाँ पे 5, एक अगर उधार लिए यहाँ 10 हुआ, 10 से 5 माइनस किया 5 बचा। और उसके बाद यहाँ 5 बचा, 5 से हम क्या करेंगे? 5 बचा, 5 से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ पे 1 है, 1 से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। सॉरी, यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1 बचेगा। तो इसमें कितना बचा दोस्तों? 1150 बचा है। तो 1150 को हम अगर ऐसे अलग अलग ग्राम में रखेंगे तो कितना होगा? 1 किलो 150 ग्राम। अगर हम इसको अलग तरीके से लिखेंगे जैसे कि यहाँ लिखा है तो उस प्रकार से अंतर कितना है दोनों में? 1 किलो 50 ग्राम 150 ग्राम का 1 किलो 150 ग्राम का अंतर है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 किलो 150 ग्राम में ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। तो यह परिवर्तन किया गया है दोस्तों किस पे किया गया है? ये परिवर्तन किया गया है दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। किसके लिए किया गया? दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए किया गया। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? तो दोस्तों इसमें 4 ग्राफ बने हैं और देखना है कि कौन सा ग्राफ दाम बढ़ने का निरूपण करता है। तो इस चारों ग्राफ दिख रहे हैं आपको, तो इसमें हमको निरूपण करते हुए ग्राफ को देखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बढ़ते हुए दाम को निरूपित करता है कौन सा ग्राफ हमारा? ये डी ऑप्शन का ग्राफ हमारा बढ़ते हुए को निरूपित करता। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
इसका सॉल्यूशन भी दिया था, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कैसे क्या किया गया है। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिनमें अंश समान है, ऐसे जैसे 1/5 और 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी। चूँकि अंश समान है और 7/5 में से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताइए कि, तो दोस्तों क्या बताना है कि रोहित का जो तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। रोहित क्या नहीं जानता? तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणाओं से परिचित करने के लिए शिक्षक डॉट डॉट से शुरुआत कर सकता है। तो किससे कर सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना ये होगा हमारा राइट आंसर। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। तो दोस्तों ये जो पैटर्न है, चरण बने हैं, ये सब माचिस की तीलियों से बने हैं और इसका पहला चरण है, दूसरा है, तीसरा, 3 चरण दिए गए हैं। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न में कितनी तीलियों का प्रयोग हुआ है। तो एक पैटर्न में दोस्तों 6 तीलियों का प्रयोग हुआ है। 1 2 3 4 5 6। तो कितनी तीलियों का प्रयोग हुआ है दोस्तों? 6 तीलियों का। लिख के दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितनी तीलियों का प्रयोग हुआ? 6 तीलियों का प्रयोग हुआ है। और इसमें 6 तीलियों का प्रयोग है दोस्तों। और हमको 15 चरणों में के लिए कितनी तीलियों का प्रयोग देखना है। तो दोस्तों हमें 15 का देखना, तो हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, 15 में 4 तीलियों की आकृति होगी और 14वें, तो दोस्तों इसमें 15वें चरण में क्या होगा, 4 तीलियों की आकृति होगी और 14वें में जो है उसमें 6 तीलियों की आकृति होगी। तो इस प्रकार से कितनी तीलियां कुल हो जाएंगी? तो यहाँ जैसे हम गुणा करके आपको दिखाते हैं, तो 14 में दोस्तों कितनी तीलियां रहेंगी? 4 तीलियां रहेंगी। 14 चरण में कितनी कितनी तीलियां रहेंगी? 4 4 तीलियां रहेंगी। तो इसको हम ये हो गए। और जो हमारा 15वां रहेगा उसमें कितनी तीली रहेगी? 6 तीली रहेगी। तो यहाँ +6 कर दिए। तो इसको हम 14 चौको 56, यहाँ 56 हो गया, 14 चौको 56 और उसके बाद +6। अगर 56 में हम 6 प्लस करते तो हमारा कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो 62 हमारे दोस्तों पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई L और उसकी चौड़ाई, एक आयत की लंबाई L और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा? यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो एवं उसकी चौड़ाई को मान रखा जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा 5L। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका विद सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है, षड्भुजाकार पिरामिड के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सत्य है हमको देखना है। तो हम इसका राइट आंसर आपको डायरेक्टली बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षड्भुजाकार आधार होता है। तो यही दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदू अरबी सांख्यिकी पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 4 अंक वाली दोस्तों कितनी संख्याएं हैं, हमें 4 अंक वाली संख्याओं को देखना है। तो 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, 9000 संख्याएं हैं दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया 1/3 का 3/4 है। तो 1/2 क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हमको राइट आंसर देखना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो हमें 1/3 का देखना है, 1/2। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे आप भी सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, आराम से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या 4953 का सन्निकट हजारवां मान होगा। तो इसका जो दिया गया है इस संख्या का हजारवां मान क्या होगा। तो इसको हमको हजार में इसके जो नज़दीक आने वाला हजारवां मान है उसको हमको देखना है कि इसके सन्निकट आने वाला हजारवां मान क्या होगा। तो इसके सन्निकट आने वाला दोस्तों संख्या में कितना दिया गया है, 49,532। तो ये 49,532 दिया गया है। तो किसके निकट आने वाला है, 5000 के निकट आने वाला मान हजारवां मान होगा इसका। तो 50,000 हमारे पहले ही ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। तो 50,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50,000 इसका ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन में इसके देखना है कि महत्तम संख्या कौन है। तो इसका महत्तम संख्या दोस्तों ये बड़े ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर 2 × 2 का स्क्वायर दिया गया, फिर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर दिया गया, तो इसका यही महत्तम संख्या होगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आप बेस सॉल्यूशन भी देख सकते हैं दोस्तों, बेस सॉल्यूशन है इसका, ये देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों एक तालिका दी गई है, इसको ध्यान से देखना है। इसमें पहले कॉलम में है कि स्टेशन, फिर उसके बाद बस नंबर 1 दिया गया, बस नंबर 2, बस नंबर 3 दिया गया है। अब इसमें देखना है, पहले स्टेशन में है नई दिल्ली और इसका निगमन है बस नंबर 1 का 19:15। बस नंबर 2 का है 12:30। बस नंबर 3 का है 16:45। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सारे स्टेशन दिए गए हैं, उनका आगमन निगमन दिया गया है। तो कहाँ से कितने टाइम आगमन है, कितने टाइम का निगमन है, आने जाने का समय। तो आगे क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती। तो दोस्तों ये जो दिया गया है समय सारणी,
इसमें देखना है कि कौन सी बस दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है, बस नंबर 1 कि बस नंबर 2 कि बस नंबर 3। तो दोस्तों सबसे कम समय कौन सी बस लेती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बस नंबर 3 हमारी सबसे कम समय लेती है। कहाँ से, दिल्ली से और मथुरा पहुंचने में। 5 घंटे 10 मिनट में ये दिल्ली से मथुरा पहुंचती हैं, तो सबसे कम समय लेती है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बस नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इसका सलूशन भी आप देख लीजिएगा बसों का कैसे क्या किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई, तो इस त्रुटि को ज्ञात करना है। आगे 1/2 दिया गया प्लस 1/3 बराबर 2/5, तो यहाँ 1 को 2 कर दिया गया, यहाँ 3 2 5 कर दिया गया है। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए दोस्तों, उसे लघुत्तम समापवर्तक लासामशा मतलब लासामशा की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि की दी जाए तो वह प्रभावी होती है, और 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन कराता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने के सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचने और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण का आयोजन बना सकता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। तो अब और ऑप्शनों को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो इसका ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो गया दोस्तों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं दोस्तों, जिस सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले दिन। अब हमने इसके पहले आपको CDP का वीडियो दिया था, आज ये मैथ से संबंधित था। अब अगला वीडियो हमारा EVS से संबंधित रहेगा दोस्तों। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।